आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है और कहते हैं उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकानी लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है और ठीक उसी वक्त न जाने गाड़ी को क्या हो जाता है कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है। ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, मगर मगर कुछ नहीं। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैडम, अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था। मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था। इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां
अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है, महेश, डार्लिंग इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश, क्या तुम भूल गए? आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की? बेचैनी क्यों नहीं होगी? क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहागरात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहागरात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहागरात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है? छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद मुझे कोई मर्द मिला है। अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। आप लोग शहरी हैं, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर
इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहागरात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई। इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब था। दिन भर उस तालाब के पास बहुत से लोग घूमने और तैरने आते थे। रात के समय भी उस तालाब के पास लोगों का आना जाना लगा ही रहता। ऐसी ही पूर्णिमा की एक रात, जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पर चमक रही थी, तब तालाब के पास ढेर सारे लोग थे। उनमें तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पे लड़ाते हुए घूम रही थी। बात करते करते तन्वी का पैर फिसला। तन्वी तालाब में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। मिनी मदद के लिए चिल्लाने लगी। बचाओ, बचाओ इसे कोई, सुनो, इसे बचाओ, इसे तैरना नहीं आता। तन्वी और मिनी की आवाज सुनकर वहां के सारे लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए, पर रात का समय होने की वजह से लोग पानी में उतरने से डर रहे थे। तन्वी डूबने लगी थी। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। तन्वी पानी में से गुस्से में बोलने लगी। आज मुझे बचाने से इनकार कर रहे हो, ठीक है, पर एक बात याद रखना, मरने के बाद जिस किसी की परछाई इस तालाब के पानी में गिरेगी, उसे भी इस पानी में अपनी जान देनी होगी। तन्वी ने जोरों से चिल्लाना शुरू किया और उसके आसपास पानी का एक भंवर तैयार होने लगा। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उस भंवर ने तन्वी को अंदर खींच लिया और पानी शांत हो गया। लोग क्या हुआ ये जानने के लिए धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में तालाब से चिल्लाने की आवाज आई। याद रखना, परछाई। सारे लोग डरकर गांव भाग गए और उस रात से तालाब के नजदीक लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। उस घटना के बाद तालाब की सारी रौनक चली गई और वो एक भूतिया जगह बन गई। उस तालाब के थोड़ी दूर से गांव जाने का एक कच्चा रास्ता था। लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। मनीष बाइक चला रहा था, पर जाते जाते वो तालाब के रास्ते पर रुके। वो जिस जगह पर रुके वहां से दो रास्ते गांव की तरफ जाते थे। अरे भाई, रुक क्यों गया? चल तालाब के रास्ते से। अरे भाई, मरना है क्या? तुझे पता नहीं तालाब में क्या हुआ है? अरे कितने महीने हो गए उसे? कुछ नहीं हुआ अब तक गांव में। और वैसे भी ये शॉर्टकट है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है भाई। अरे पर कुछ हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा में, तू चल, डर मत, चल चल जल्दी चल। मनीष ने ना चाहते हुए भी तालाब के रास्ते से बाइक को घुमाया। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ते से बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही तालाब दिखा, मनीष बार बार तालाब की तरफ देख रहा था और इसकी वजह से बाइक ठीक से नहीं चल रही थी। आमिर का ध्यान मनीष की तरफ गया। अरे क्या कर रहा है? सामने देख के चला ना। मनीष होश में आकर सीधे देखने लगा। उसी वक्त तालाब के पास की झाड़ियों से कुछ आवाज आई। दोनों ने तालाब की ओर देखा। तालाब की सतह पर उन्हें एक चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। दोनों बहुत डर गए। मनीष ने डर की वजह से बाइक को भगाना शुरू किया और वो बार बार उस परछाई की तरफ देख रहा था।
रफ्तार और मनीष का ध्यान भटकने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए और तालाब में गिरते गिरते बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पर आकर रुक गए और उनकी परछाई पानी के ऊपर पड़ी। तालाब में हलचल होने लगी। दोनों ने तालाब में देखा तो उन्हें खुद की परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल की परछाई भी दिख रही थी। दोनों डरकर भागने के लिए उठे, पर उनकी परछाइयां वहीं तालाब में जम गई। दोनों ही जान बचाकर भागने लगे। तालाब से भयानक आवाजें आने लगी और पानी का भंवर तैयार होने लगा। दोनों भागते भागते रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। एक चुड़ैल की परछाई ने भंवर में खड़ी होकर दोनों हाथों में आमिर और मनीष की परछाइयां पकड़ी थी। वो परछाई जोर जोर से हंस रही थी। उसने जैसे ही हाथ में पकड़ी, दोनों परछाइयां पानी पर पटकी। उसके तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाने लगे। मैंने कहा था ना, अगर किसी की परछाई इस तालाब में गिरी तो उसे अपनी जान देनी होगी। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ अपनी जान देने के लिए। आमिर ने डरते हुए हिम्मत करके कहा, हमें अच्छी तरह से तैरना आता है, तुम हमें नहीं डुबा सकती, समझी? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर पानी में डूबेगा? मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीके से हंसने लगी। चुड़ैल ने परछाइयों को फिर से उठाया और उनके शरीर से सिर को उखाड़कर पानी में फेंक दिया। उसके साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आ गिरे। सिर के बाद उसने दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़कर पानी में फेंके। तालाब का पानी उनके खून से लाल हो गया था और उन दोनों के शरीर के टुकड़े उस खून के पानी में तैरने लगे। धीरे धीरे वो भंवर शांत होने लगा और वो चुड़ैल की परछाई पानी का सारा खून और शरीर के टुकड़े अपने अंदर खींचने लगी। भंवर शांत होने के बाद चुड़ैल की परछाई हंसते हुए तालाब की गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखने लगा। तालाब से थोड़ी ही दूर पर उनकी बाइक गिरी पड़ी थी, जिस पर एक कौवा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सारा माहौल शांत था। अचानक तालाब में से चुड़ैल की परछाई के दो हाथ आए। उन्होंने बाइक को हवा में उठाया और गांव की तरफ फेंक दिया। उसके बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गए। उन हाथों की वजह से वो कौवा डर गया और उड़ते हुए जोरों से कांव कांव करने लगा। उड़ते हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ा और उसकी परछाई उस तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हुई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। कहते हैं कि अगर किसी देवी देवताओं का शाप तुम्हें लग जाए तो पूजा पाठ करके उसमें से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी हैवान का शाप तुम्हें जकड़ ले तो उससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक हैवान के शाप ने गुना नाम के गांव को जकड़ लिया था। उत्तरी इलाके में एक पहाड़ था और उसके ठीक नीचे ये गुना नाम का गांव बसा हुआ था। गांव में बहुत खुशहाली थी। खेतों में फसल भी अच्छे से हो रही थी। चारों तरफ उल्लास का माहौल था।
मगर एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब गांव के पीछे का पहाड़ अचानक से हिलने लगा। सबको लगा कि भूकंप आ गया और इसकी वजह से सब लोग डरने लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहाड़ एक हैवान की वजह से इतना ज्यादा हिल रहा था, जो अपनी बरसों की नींद पूरी करके जागने ही वाला था। सभी गांव वाले क्या हुआ ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटने लगा था और उसके पत्थर नीचे गांव के घरों पर आकर गिर रहे थे। धीरे धीरे करके आधा पहाड़ नीचे गिर गया, पर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अचानक पहाड़ का हिलना और पत्थरों का गिरना बंद हो गया। लेकिन पत्थरों के गिरने की वजह से पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और सभी लोग घबराकर उस पहाड़ की तरफ देखने लगे थे। अचानक उस पहाड़ के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर फेंका गया। वो आग का गोला सीधे जाकर गांव के खेतों में गिरा और सारे खेत जलने लगे। सारे गांव वाले खेतों की ओर भागने लगे, पर उतने में ही पहाड़ के अंदर से एक आवाज आई, रुको! सारे गांव वाले फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए। उनके मुड़ते ही पहाड़ के अंदर से एक विशालकाय सांप बाहर निकलने लगा। वो सांप इतना मोटा और विशाल था कि पूरे पहाड़ को निगल सकता था। उस सांप को देखकर सारे गांव वाले थर थर कांपने लगे। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकलकर पूरे गांव को अपने घेरे में लेने लगा। उसके शरीर के नीचे बहुत से घर और खेत बर्बाद हो रहे थे। उस सांप ने पूरे गांव को घेर लिया और फिर से पहाड़ी पर आ गया। उसने अपना मुंह गांव वालों की ओर किया और अपनी लाल आंखें दिखाकर कहने लगा, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। आज से किसी का भी गांव में आना और गांव से बाहर जाना बंद। और कल से रोज एक इंसान मुझे खाने के लिए चाहिए। अगर गलती हुई तो पूरे गांव पर मेरा कहर बरसेगा। इतना कहकर उसने अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकाला और एक घर पर छोड़ दिया। वो पूरा घर मिनटों में जलकर राख हो गया। और एक बात, गांव में लोग खत्म नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद गांव का जैसे पूरा नक्शा ही बदल गया। उस सांप के कारण पूरे गांव को शाप सा लग गया था और बाकी सभी गांव वाले उस गांव को शापित गांव बुलाने लगे थे। गांव का हाल बेहाल हो गया था। बहुत से लोग तो बीमारी और भूख से मरने लगे थे और जो बच रहे थे वो सांप का शिकार होते जा रहे थे। इस शाप की वजह से गांव में लोगों की संख्या कम हो रही थी। इसीलिए गांव वालों ने हर साल बहुत से बच्चे पैदा करने का तय किया, पर इसमें भी बहुत सी औरतें अपनी जान गंवा रही थी। सालों बीत गए थे और वो पूरा गांव एक रेगिस्तान की तरह बंजर दिख रहा था। गांव में एक भी औरत जिंदा नहीं बची थी जो किसी को जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एक पुजारी बचा था। बस कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद हम सब मारे जाएंगे। अरे सारे गांव को निकल गया है ये हैवान। पुजारी जी, क्या इस शाप का कुछ तोड़ नहीं है? नहीं है। मैंने बहुत सी कोशिशें की पर कुछ नहीं हुआ। कुछ तो रास्ता होगा पुजारी जी, यहाँ सब मर रहे हैं। ये हैवान जब से जागा है तब से गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई।
इस बात को सुनकर पुजारी को अचानक कुछ याद आया और वो बोलने लगा, शायद एक रास्ता अभी भी है। कौन सा? एक दिन जब मैं रात को कुएं से पानी भरकर ले जा रहा था, तब मेरे हाथ से मटका गिर गया और वो पानी बहता हुआ उस सांप के शरीर के नीचे चला गया था और पानी लगने से उसके शरीर का वो हिस्सा जलने लगा। मतलब अगर हम उस पर पानी डालें तो वो जल जाएगा? शायद हाँ। तो चलो फिर। अरे अरे रुको, हमारे पास इतना पानी नहीं है। इसके पूरे शरीर को जलाने के लिए हमें बारिश का पानी चाहिए। ये सही कह रहा है। मैं एक यज्ञ करता हूँ और देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारे गांव पर भी बारिश करे। पुजारी ने अपना यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, आकाश में काले बादल छाने लगे। सभी लोग आशा भरी नजरों से ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली का कड़कना शुरू हुआ। बिजली की आवाज सुनते ही वो हैवान जाग उठा और उसने देखा कि गांव वाले यज्ञ कर रहे थे। वो बहुत गुस्सा हो गया। ये तुम लोग ने ठीक नहीं किया। अब तुम सब के सब मरोगे। वो सांप उस यज्ञ के पास जाने लगा और उसने उस आग का गोला उस यज्ञ में फेंका। उस गोले की वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गया, पर आसमान में अब भी बिजली कड़क रही थी। सारे लोग डर कर भागने लगे। वो सांप उन इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे जाने लगा। पर इतने में बारिश गिरनी शुरू हुई और देखते ही देखते जोरों की बारिश आने लगी। सांप का पूरा शरीर बारिश के पानी से जलने लगा। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोग डर गए। जलन की वजह से वो सांप पहाड़ के अंदर जाने लगा। उसे जाता देख सभी गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव का शाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था, जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में
मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया
और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है, अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रात का समय था। एक लड़का पहाड़ी रास्तों पर अपनी बाइक को भगाता चला जा रहा था। वो अमावस की रात थी, इसीलिए बाइक की हेडलाइट के सिवा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और तभी अचानक बारिश होने लगी। ओहो, अब मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक मैरिज हॉल दिखा जो बंद पड़ा था। वो वहीं पर रुक गया। उसने बाइक की हेडलाइट जल्दी छोड़ दी ताकि कुछ रोशनी रहे, पर 1 मिनट बाद
अचानक बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और गुप्त अंधेरा हो गया। और इस अंधेरे में अचानक मैरिज हॉल के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज। लड़का उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और तभी जोरदार बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में उसने देखा कि वो पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ है और बीच में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा है। वो घबराकर वहां से फौरन भागा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो भीगता हुआ ही चल दिया, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट ऑन नहीं हुई। उस अंधेरे में वो 2 कदम ही चल पाया कि अचानक वो सामने से आती बस से टकरा गया और उसकी वही मौत हो गई। ठीक 1 महीने बाद सुनील और मोहिनी की शादी होने जा रही थी और उन्होंने हिमाचल में डेस्टिनेशन वेडिंग तय की थी। सुनील मोहिनी के माता पिता को फोन करता है और फिर वो लोग हिमाचल जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ सुनील के 2 दोस्त राजीव और संजय भी थे। लेकिन पंडित जी को तो लेकर नहीं चल रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो कोई ना, वहाँ कोई पंडित मिल जाएगा। हिमाचल के पहाड़ी रास्तों का सफर जितना सुहावना था उतना ही डरावना भी था। अमावस की रात थी, पहले ही चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उस मैरिज हॉल में पहुंचे जिसे सुनील ने बुक किया था। हॉल बाहर से पूरा सजा हुआ था, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये क्या माजरा है? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे यार, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, यही है। देखो, सारा डेकोरेशन वैसा का वैसा ही है, जैसा कि हमने कहा था। सब हॉल के अंदर चले गए। सुनील ने सबसे आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सुनील, राजीव और संजय पंडित की तलाश में निकल पड़े। आसपास कई पंडितों से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यार, यहाँ ये सारे पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया जगह पर आ गए हों। अंत में उन्हें एक अजीब सा पंडित मिला जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, लेकिन उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो काम तो हो ही जाएगा और उसे लेकर हॉल वापस आ गए। जयमाला रात को 12 बजे शुरू करना है, सारी तैयारी कर लो। 12 बजे? इतनी रात को? हाँ, यही शुभ मुहूर्त है। रात के 12 बजे के बाद जब जयमाला की प्रक्रिया शुरू हुई, सुनील ने मोहिनी के गले में माला डालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही माला मोहिनी के गले के पास पहुंची, सारे फूल अचानक से मुरझा गए। सब ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या हुआ? सारे फूल कैसे सूख गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नई माला थी। उन्होंने दूसरी माला मंगवाई, लेकिन जैसे ही उसे गले में डालने की कोशिश की, फूल फिर से मुरझा गए और अचानक हॉल में लगे सारे फूल भी मुरझाने लगे। एक भी ताजा फूल नहीं बचा। ये देखकर सभी लोग डर से सिहर गए। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गलत है यहाँ। आखिर में थक हार कर उन्होंने सिर्फ एक धागे से जयमाला की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद पंडित ने घोषणा की कि फेरे रात के 3 बजे होंगे। तभी अचानक हॉल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा और इसी बीच एक चीख सुनाई दी। सुनील, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस हवा है। और उसी पल हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर गिरा, जिससे प्रदीप बाल बाल बचा। ये देखकर सबकी हालत पतली हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद ये सब अचानक शांत हो गया। ये सब क्या था? क्या यहाँ कोई भूत है? यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, अब सब कुछ शांत हो गया है। ये बस हवा से हो रहा था। अरे, हवा से झूमर गिर गया? नहीं बेटा, बात कुछ और है। बिलीव मी मम्मी, इट्स ऑल राइट।
3 घंटे किसी तरह गुजर गए। रात के 3 बजे फेरे शुरू करने का समय आ गया था। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे। पंडित जी ने फेरों की तैयारी शुरू की, लेकिन अचानक पंडित जी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे, जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? ये पंडित जी को क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ, किसी तरह इन्हें होश में लाओ। सभी घबराकर पंडित के पास पहुंचे और उनके मुंह पर पानी छिड़कने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी होश में आ गए। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पंडित जी ऐसा मत कहिए, हमें शादी करनी है। मैं जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। पंडित वहाँ से तेजी से निकल गया। सब लोग और भी ज्यादा डर गए थे, लेकिन मोहिनी के पिता प्रदीप को इस पर कोई यकीन नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फेरे करवा दूंगा। हम बिना किसी पंडित के भी शादी कर सकते हैं। प्रदीप पंडित की जगह जाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। प्रदीप ने जैसे ही पंडित की जगह ली और फेरे शुरू किए, अग्निकुंड की जलती हुई आग बार बार बुझने लगी। हर बार जब वो मंत्र पढ़ते, आग कमजोर पड़ने लगती और बुझ जाती। फेरे फिर से शुरू हुए। एक एक करके 6 फेरे हो गए। 7वां फेरा शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसकी आंखें लाल थी और वो तेजी से चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस खंडहर में शादी कर रहे हो? ये जगह शापित है, अगर तुम रुके तो सब मारे जाओगे। अब ये कौन पागल है? अंधे हो क्या बाबा? ये तुम्हें खंडहर दिख रहा है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। उस बूढ़े के ये कहते ही अचानक से वो मैरिज हॉल धूल मिट्टी से भरे खंडहर में बदल गया। जगह जगह मकड़ी के जाले थे, फर्श पर गंदगी और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। सब डर से कांपने लगे और अगले ही पल पूरे हॉल में घना अंधेरा छा गया। वो लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये जगह तो... हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। डर से कांपते हुए सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। ये दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है? भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। सच बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? 1950 में यहाँ एक लड़की और लड़का शादी करने आए थे। उनका नाम मनोज और शीला था। वो अपने घर वालों से छुपकर शादी कर रहे थे, पर लड़की का बाप एक शक्तिशाली तांत्रिक था, तो वो यहाँ शादी रोकने आया, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। गुस्से में उसने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ किसी की शादी नहीं होगी, खासकर अमावस्या पर तो अलग ही तबाही होगी, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या थी। मोहिनी ने चौंक कर अपनी माँ चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने अब एक राज खोला। दरअसल माँ बाप की कहानी है। मेरी माँ का नाम शीला था और पिता का मनोज, और मेरे नाना तांत्रिक थे। ये श्राप ही हमें यहाँ खींच कर लाया है, और असल में मेरे नाना ने सिर्फ इस जगह को नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी श्राप दिया था कि उसकी औलादों की शादियां तबाही लेकर आएंगी। सुनील का गुस्सा भड़क गया और वो मोहिनी के परनाना को कोसने लगा। तभी अचानक बिजली वापस आई। चारों तरफ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पूरे हॉल में जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें कहाँ से आई? हमारा अंत यही लिखा है। अचानक अग्निकुंड की लपटें बढ़ने लगी, जैसे उनमें कोई घी डाल रहा हो। बढ़ते बढ़ते उन लपटों ने उस खंडहर नुमा मैरिज हॉल को जलाना शुरू कर दिया। मोहिनी और सुनील की आंखों के सामने ही सारे लोग जलने लगे। वो लोग भी मर जाना चाहते थे, लेकिन आग ने उनको छुआ तक नहीं। सब लोग और सारी चीजें जलकर राख हो गईं। उनकी शादी उनके खानदान की तबाही लेकर आई थी और भविष्य में भी यही होने वाला था।
क्योंकि ये श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे आप ठीक तो हैं? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो। छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी का दर्द ना जाने मेरी जान ले लेगी एक दिन। जरा सी मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, 2 मिनट ठहरो। रूपा ने जैसे ही कमलेश के कंधों को छुआ, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ा। अरे वाह रूपा, तुम तो एकदम जादूगरनी निकली। तुम्हारे मुलायम हाथ के स्पर्श होते ही जैसे तन में एक नई जान आ गई हो। मेरा दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब रहने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलो अब मक्खन ना लगाओ, मैं चली घर के काम करने, बहुत काम पड़ा है। रूपा किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। तभी कमलेश बिस्तर से उठा और अपनी जेब टटोलने लगा जो उसे खाली मिली। उसने फिर एक बार रूपा को आवाज लगाई। अरे माफ करना, तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूँ। वो दरअसल मेरी दवाइयाँ ना जाने कहाँ रखी है, उसे जरा ले आना। तुम भी ना हद करते हो, अपनी दाई पॉकेट में हाथ लगाओ। कमलेश जैसे ही अपनी दाई जेब दोबारा से टटोलता है, उसे उसमें उसकी दवाइयां मिल जाती है। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि कुछ सेकंड पहले जब उसने अपनी जेब चेक की थी तब तो उसे खाली मिली थी, फिर अचानक दवाइयां। खैर, इसे वो फिलहाल के लिए नजरअंदाज करते हुए दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ। सुनो, सवारी लेते वक्त जो पहली सवारी मिले उसे छोड़ देना, जबकि उसकी अगली सवारी लेना और ऑफिस में जाकर सबसे पहले अपनी चेयर को चेक कर लेना, तभी उस पर बैठना, समझे? कमलेश को रूपा की बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती। वो उस पर हंसते हुए कहता है, अच्छा मैडम, ऐसा है क्या? ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। फिर कमलेश बाहर सड़क पर सवारी के इंतजार में होता है। तभी उसे सामने एक टैक्सी आती दिखाई देती है जिसके बम्पर पर एक लाल झंडा टंगा था। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, मैं इसे ले लूं या इसे जाने दूं? रूपा ने पहली सवारी लेने के लिए मना किया था। खैर छोड़ो, उसने भी ऐसे ही मजाक में बोला होगा। कमलेश इतना सब कुछ सोचकर उस टैक्सी को रोकने का मन बना लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे हाथ दिखाकर रोक पाता, वो टैक्सी उसके ठीक सामने से गुजर जाती है। ओफो, ये तो चली गई, अब दूसरी का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद उसे अगली टैक्सी आती दिखाई देती है। वो तुरंत उसे हाथ दिखाता है और फिर उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोलता है, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ है, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमलेश उतरकर देखता है
तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह एक्सीडेंट उसी पहली टैक्सी का था जिसे कमलेश ने नहीं लिया था। वो उस टैक्सी पर टंगे उस लाल झंडे को साफ साफ पहचान पा रहा था। कमलेश खुद को बड़ा किस्मत वाला समझ रहा था, जिस वजह से आज बाल बाल उसकी जान बच गई। खैर, इसके बाद वो दूसरे रास्ते से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को वो थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। क्या हुआ जी? कैसा रहा आज का दिन? अरे रूपा, तुम आज तुम्हारी बातों ने मुझे बचा लिया। मेरी बातों ने? क्या मतलब? हाँ, वही टैक्सी वाली बात जो तुमने बोली थी कि पहली टैक्सी मत लेना, खतरा है। वही हुआ। जैसी ही मैं दूसरी टैक्सी से आगे पहुंचा, मैंने देखा उस पहली टैक्सी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसा कैसा हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर देना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? उस कलमुही के साथ रंगरलिया मनाने जा रहे हो। लौटना, फिर बताती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? आप नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अगले दिन वो सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले से निकल जाता है और इधर रूपा एकदम अकेली हो जाती है। यहाँ कमलेश सड़क पार कर रहा होता है और हर बढ़ते कदम के साथ उसकी खुशी दोगुनी होती चली जा रही थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी! झट से सोनाली को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। 1 हफ्ता उस हुस्न की मल्लिका के साथ खूब मौज करूंगा। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथ अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, जहां उसके मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। 1 हफ्ते बाद कमलेश खुशनुमा तरीके से अपने घर लौटता है। रूपा, रूपा, कहाँ हो तुम? वो इतना कहकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था। सारे सामान टूटे फूटे फर्श पर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक घर की ट्यूबलाइट फ्लिक करने लग जाती है। घर का इतना गंदा माहौल देखकर कमलेश को रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चीखते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है। रूपा, रूपा, ये क्या हालत कर दी है तुमने घर की? मैं 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। इतना बोलते हुए कमलेश जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा हल्का सरकाता है, सामने उस खौफनाक नजारे को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है उसका बेडरूम साक्षात कसाई खाना बना है। कमरे की छत पर झालर की बजाय लाश टंगी है, जिसके बदन से खून का एक कतरा तक बाकी नहीं छोड़ा है। वहीं कमलेश तभी रूपा को देखता है, जो कि एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और लगातार कच्चे मांस के टुकड़े को चबाए जा रही थी। बाप रे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने इसका असली चेहरा देख लिया है तो शायद अब ये मुझे भी मार देगी। इतना सोचते हुए कमलेश तुरंत पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी रूपा गुर्राते हुए बोलती है, ओहो, तो आ गया तू उस कलमुही के साथ रातें गुजार के? अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनाली के साथ था? बड़े बुजुर्गों की कहावत नहीं सुनी क्या? चुड़ैल की तीसरी आंख हमेशा तुम्हारा पीछा करती है और हर पल की खबर रखती है। कमलेश घबराकर भागने की सोच ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई, जिससे कमलेश की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी अंधेरे के भीतर से पायल खनकती हुई आवाज कमलेश की तरफ बढ़ रही थी। और तभी एक झटके में अंधेरे से निकला उस चुड़ैल का हाथ कमलेश को उस गुप्त अंधेरे में खींच ले जाता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है और फिर हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद हो जाती है। एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन था। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते थे। इस हिल स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी, पर अब सन्नाटा छाया रहता है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। और इसका कारण है अंधी चुड़ैल। इसलिए कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या करे? राहुल अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से इसी रास्ते से जा रहा था और अचानक कार बंद पड़ गई। नहीं नहीं, यहां गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। चल चल चल। क्या नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे चुप हो जाओ। पहले तो ये गाड़ी और अब तुम। तुम्हारे साथ कभी बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वैसे तुम्हें पता तो है ना राहुल, यहाँ अंधी चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। वो अंधी चुड़ैल लोगों को मार देती है। अब चुपचाप मेरी बात सुनो और गाड़ी से निकलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। दोनों कार से निकलकर चलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी देवी माँ के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। चल चल के दोनों ही थक चुके थे। वो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और ना जाने कब दोनों की आंख लग जाती है। साक्षी की आंखें खुलती है। वो हिल स्टेशन के ऊपर होती है और उसी के सामने अंधी चुड़ैल खड़ी होती है। ये देख साक्षी चीखने ही वाली होती है कि तभी राहुल साक्षी का मुंह बंद कर देता है। चीखना मत, वो अंधी चुड़ैल हम दोनों को देख नहीं सकती। राहुल, हम ऊपर कैसे आए? मुझे नहीं पता, बस हमें यहाँ से निकलना है। अंधी चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही थी। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अंधी चुड़ैल को कदमों की आवाज आती है। चुड़ैल दोनों के पीछे दौड़ने लगती है। वो लोग गलत दिशा में दौड़ते दौड़ते पहाड़ के एक सिरे पर आ जाते हैं। आगे खाई और पीछे अंधी चुड़ैल। दोनों की धड़कनें तेज हैं। डर के मारे उनके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। राहुल, मुझे मरना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मरना नहीं है राहुल। चुप चुप, कुछ नहीं होगा। कुछ देर दोनों वहीं पर रहते हैं, बिना हिले डुले। अंधी चुड़ैल यहाँ वहां हाथ मारती है। दोनों उसके हाथ नहीं लगते तो वापस जाने लगती है। तभी साक्षी जोर से सांस छोड़ती है। चुड़ैल फिर से उनके पास मुड़ जाती है। अरे उसे पता चल गया हम यही हैं। एक काम करो, मैं उसे उलझाता हूं। जब वो मेरे पास आए तो तुम भाग जाना नीचे, ठीक है? दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। राहुल जैसे ही भागता है, अंधी चुड़ैल राहुल का गला पकड़ के उसे उठा लेती है। राहुल को इस हालत में देख साक्षी जोर से चिल्लाती है, राहुल! अंधी चुड़ैल राहुल को मारकर साक्षी को हिल स्टेशन से धकेल देती है और फिर राहुल की लाश को भी नीचे फेंक देती है। अगली रात राहुल का भाई एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। उस अंधी चुड़ैल ने मेरे भैया और भाभी की जान ले ली। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस उस चुड़ैल को खत्म कर दो।
ठीक है, चल। आज उस अंधी चुड़ैल का नामो निशान मिटा दूंगा। दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। संदीप पत्थरों पर खून देखकर रोने लगता है। तभी संदीप के सामने अंधी चुड़ैल आ जाती है। संदीप चुड़ैल को देखकर डर जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया और भाभी का खून कर दिया तूने, तुझे तो मार ही दूंगा। अंधी चुड़ैल संदीप को हवा में उठा लेती है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अंधी चुड़ैल, उसे कुछ मत करना, वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। तांत्रिक के मंत्रों का असर चुड़ैल पर दिख रहा था। चुड़ैल ने संदीप को छोड़ दिया। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल के आसपास एक घेरा बना दिया, जिस घेरे से चुड़ैल बाहर नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, मुझे जाने दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगा। तूने अब तक ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है। उन सब के परिवारों के लिए मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कौन है? तूने इसके भैया और भाभी को कल रात मारा था, भूल गई? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उनको? ये मेरी जगह है, मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे किसी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जो यहाँ आएगा तू उन्हें मार देगी? हाँ हाँ, मार दूंगी, जैसे उन लोगों ने मुझे मारा था। कौन लोग? मैं भी सब लोगों की तरह हिल स्टेशन घूमने आई थी। कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुझे अकेले में पकड़ लिया और मुझे पकड़ के ऊपर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन लड़कों ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे इसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे जिंदा ही पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तब से मैं यही रहती हूँ, चुड़ैल बनकर। अब यही मेरा घर है। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, मार दूंगी। बोल तांत्रिक, मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों मारा गया? तांत्रिक चुड़ैल की बातें सुनकर मंत्रों का जाप बंद कर देता है। चुड़ैल मौका देखकर तांत्रिक के गले पे हमला करती है। तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाता और फिर चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। संदीप पीछे देख देख कर भाग रहा होता है। अंधी चुड़ैल संदीप के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका गला दबोच लेती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल संदीप का गला छोड़ देती है। वो जमीन पर बैठ गिरता है। तभी चुड़ैल अपने पैर से संदीप का सिर कुचल देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, यहाँ जो भी आएगा मारा जाएगा। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांति से सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज उस डरावनी शांति को तोड़ रही थी। अमन, जो शहर से अपनी मां को मिलने के लिए गांव आया था, वो घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था।
वाह, कितनी शांति है गांव में। शहर में ये कभी महसूस नहीं होती। जी करता है काम छोड़कर यहीं रहने आ जाओ। अमन आंख बंद कर कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक उसके पास एक गेंद आई और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। वो गेंद हाथ में लेकर यहां वहां किसी को ढूंढने लगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और अरे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली, वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। माँ की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारा काम बाकी है। सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है। तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। माँ, एक बुरी खबर है। मुझे आज रात को ही निकलना होगा। खाना खा के चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों माँ? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो चुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है। इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है। मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो। माँ की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। झाड़ियों में से वो छोटा लड़का हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर आया और बेंच पर बैठ गया। तुम तो वही हो ना? वहां क्या कर रहे थे? मेरी गेंद वहां चली गई थी, इसलिए मैं वहां गया था। आइए, बैठिए यहाँ।
अमन उसके बगल में जाकर बैठ गया। तुम अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मेरी माँ मेरे साथ थी, पर वो मेरे लिए और खिलौने लाने गई है। कहाँ? पता नहीं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा लड़का उसके बक्से को आगे करके बोलता है, आप मेरे खिलौने देखोगे? ये रहे, बहुत सारे हैं। बक्से में कई प्रकार के इंसानों के पुतले थे। लड़का एक एक करके अमन को दिखा रहा था। अमन ने एक पुतला उठाया और बोला, अरे ये पुतला तो बिल्कुल मेरे दोस्त राम जी की तरह दिखता है, जो कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? पता नहीं, मेरी मां कुछ दिन पहले ही इसे गांव से लेकर आई थी। अमन डर के मारे सोच में पड़ गया। भूत! सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके रंग के कारण वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे एक और खिलौना मिल गया। चुड़ैल भयानक तरीके से हंसने लगी। उसे देख उसका लड़का भी भयानक आवाज में हंसने लगा। अमन ने लड़के की ओर देखा और वो और भी डर गया। उस लड़के का सुंदर चेहरा अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना हाथ अमन के सर पर रखा और जोर से चिल्लाने लगी। अमन भी जोर से रोने लगा। जोरों से हवा चलने लगी और अचानक से अमन गायब होकर एक पुतले में बदल गया। चुड़ैल के लड़के ने उस अमन के पुतले को उठाया और बक्से में रख दिया। चुड़ैल ने अपने बच्चे को उठाया और हंसते हुए चांद की तरफ चली गई। राजेश अपने ऑफिस से थका हारा घर लौटा था। आते ही वो सोफे पर बैठ जाता है। यार, आज तो बहुत सरदर्द हो रहा है। देखा सुनीता, आज तुम घर पर नहीं हो तो मेरी क्या हालत हो गई है। अब पता चला तुम मेरी जिंदगी में इतनी जरूरी क्यों हो। राजेश किचन में गया और अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर हॉल में आया। टीवी ऑन करके वो कॉफी पीते पीते न्यूज देखने लगा। तभी राजेश के मोबाइल पर कॉल आता है। कमला चाची का कॉल। लगता है सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई है। नमस्कार चाची जी, कैसी हैं आप? सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई ना? बेटा, सुनीता तो आ गई है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनीता कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। अजीब मतलब? क्या हुआ है सुनीता को? चाची जी ने कॉल पर राजेश को सारी बात बताई। राजेश सारी बात सुनकर दंग रह गया। उसने अगली सुबह गांव की बस पकड़ी और गांव के लिए निकल पड़ा। राजेश और सुनीता पति पत्नी थे। राजेश जिस ऑफिस में काम करता था, सुनीता भी वहीं काम करती थी। काम के बहाने उन दोनों में पहचान बढ़ी और दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बिना वक्त गंवाए राजेश ने सुनीता को शादी के लिए प्रपोज किया और सुनीता ने भी हाँ कर दी। सुनीता एक अनाथ लड़की थी। सुनीता जब 2 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से सुनीता को उसकी चाची ने संभाला था। बड़ी होने के बाद सुनीता ने जॉब करने की सोची, इसलिए वो मुंबई आ गई थी। कमला चाची ही सुनीता की सब कुछ थी। राजेश, बहुत दिन हो गए, मैं चाची से नहीं मिली। सोच रही हूँ कुछ दिन गांव जाकर आऊं। मुझे भी अच्छा लगेगा और चाची को भी। या फिर हम दोनों चलते हैं? मुझे अच्छा लगता, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगली बार हम दोनों साथ में जरूर आएंगे। अभी तुम चाची से मिलकर आ जाओ। राजेश ने शाम की बस में सुनीता को बिठा दिया। बस अपने सफर पर निकल पड़ी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी से उतरे
और गाड़ी के पहिए को बदलने की कोशिश करने लगे। खिड़की के पास बैठी सुनीता रात के अंधेरे में चमकते हुए जुगनू को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हो रही हो। सुनीता गाड़ी से उतरी और उन झाड़ियों के पास जाने लगी। थोड़ी देर बाद सुनीता वापस बस की ओर लौटी, लेकिन उसका हुलिया और बर्ताव बदल चुका था। उसकी साड़ी बिखरी हुई थी, बाल भी बिखरे हुए थे, शरीर पर कुछ जगह घाव भी थे। ऐसी हालत में वो बस में बैठी। बहन जी, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले ही तो आप ठीक ठाक थी। सुनीता ने कंडक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और शांत रही। कुछ देर के बाद सुनीता का गांव आ गया। वो गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ चली गई। घर पर कमला चाची सुनीता की राह देख रही थी। अरे, आ गई तुम सुनीता, कैसी हो? बड़े दिनों के बाद चाची की याद आई। और ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो। सुनीता के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकला। सुनीता की ऐसी हालत देखकर कमला चाची भी चौंक गई। सुनीता बिना कुछ कहे घर के अंदर गई और अपने कमरे में चली गई। कमला चाची को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद सफर में थक गई होगी, इसीलिए शायद वो बात नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद कमला चाची सुनीता के लिए जब खाने की थाली लेकर उसके कमरे में गईं। सुनीता बेटा, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अंदर से सुनीता मर्दानी और डरावनी आवाज में, मुझे खाना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। सुनीता की आवाज सुनकर कमला चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। वो इतना तो समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। वो जल्दी से नीचे चली गई और राजेश को कॉल किया। अगले दिन शाम को राजेश भी गांव पहुंच गया था। वो चाची के साथ सुनीता के कमरे के पास गया और सुनीता को आवाज देने लगा। सुनीता, सुनीता, दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूं। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और दरवाजा टूट गया। अंदर का भयानक नजारा देखकर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। सुनीता अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी थी। उसके बदन पर साड़ी भी नहीं थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। शरीर सूख सा गया था और उसकी आवाज भी मर्दानी हो गई थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। जाओ। ये क्या हो गया है सुनीता तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? सुनीता ने राजेश और कमला चाची की ओर गुस्से से देखा और राजेश को हवा में उछालकर कमरे से बाहर फेंक दिया। कमला चाची दौड़ती हुई राजेश के पास आई। तभी सुनीता के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ चाची, लेकिन सुनीता को हुआ क्या है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे तो जब सुनीता घर आई थी तभी शक हुआ था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगता है जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। राजेश बेटा, मुझे लगता है सुनीता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? राजेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मैं क्या करूं चाची जी? कमला चाची ने राजेश को एक सुझाव दिया। कमला चाची ने कहा कि गांव की पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है। अगर वो उस तांत्रिक से मदद मांगे तो शायद तांत्रिक उसकी कोई मदद कर पाए। राजेश बिना वक्त गंवाए पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार उसे वो तांत्रिक मिल गया। राजेश तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। बाबा, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ लड़के, क्या समस्या है? राजेश ने सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। तांत्रिक बाबा उसके साथ चाची के घर गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से पानी हाथ में लिया और दरवाजे पर फेंका। दरवाजा अपने आप खुल गया। साथ ही अंदर से सुनीता की जोर से चीखने की आवाज भी आई। तांत्रिक बाबा, चाची और राजेश अंदर गए। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी सुनीता को। तुम्हारी नहीं, अब ये मेरी सुनीता है।
सुनीता ने अपनी शक्ति से राजेश को हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। वो जैसे ही तांत्रिक बाबा की तरफ मुड़ी, तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल का पानी सुनीता के ऊपर फेंका, जिससे सुनीता की शक्तियां कम होने लगी और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक बाबा उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्हें अतीत में घटी सारी घटनाएं दिखने लगी और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। राजेश, सुनीता जब गांव आ रही थी तो बीच में गाड़ी खराब हो गई थी। सुनीता गाड़ी से उतरी और जंगल की ओर गई। उसी समय उसे खबिस ने अपने वश में कर लिया था। खबिस? ये खबिस क्या होता है? तांत्रिक बाबा ने बताया कि खबिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खबिस लोगों की इच्छा पूरी करते हैं और उसके बदले में वो जो मांगते हैं वो देना पड़ता है, और कुछ खबिस अपनी इच्छा से अपना शिकार ढूंढते हैं और उनके वक्त और जगह पर अगर कोई उन्हें मिल जाए तो वो उसे पकड़कर अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं, और ऐसे खबिस को कोई काबू नहीं कर सकता या उन्हें मार नहीं सकता। उन्हें केवल मुक्त किया जा सकता है। तो इस खबिस को मुक्त कर दीजिए ना बाबा, और मेरी सुनीता को बचा लीजिए। अब यह संभव नहीं है राजेश। लेकिन क्यों? ये खबिस सुनीता के साथ पहले ही संबंध बना चुका है और सुनीता का शरीर पूरी तरह से उसके कब्जे में है। अगर मैंने खबिस को मारने की कोशिश की तो सुनीता भी मर जाएगी। ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, मैं अपनी सुनीता को खोना नहीं चाहता। देखो राजेश, इस खबिस को मारने का यही एक तरीका है। अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो आज नहीं तो कल इस खबिस का सुनीता से मन भर जाएगा और तब ये इसे मार डालेगा और अपना नया शिकार ढूंढेगा। सुनीता ऐसे तड़प तड़प कर मरे, इससे तो अच्छा ये है कि उसे अभी खबिस के साथ मार दिया जाए। कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी राजेश को अपने दिल पर पत्थर रखकर तांत्रिक बाबा की बात माननी पड़ी। तभी तांत्रिक बाबा के मंत्र की शक्तियां कम होने लगी। खबिस ने सुनीता के शरीर को हवा में उठाया और तांत्रिक बाबा पर हमला किया। तांत्रिक बाबा ने उसे फिर से अपने मंत्र जाल में पकड़ा और एक राख के घेरे में बांध दिया और उसके चारों ओर पवित्र जल छिड़कते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे। कुछ ही पल में सुनीता के चारों ओर आग लग गई और उस आग में खबिस के साथ साथ सुनीता भी जलने लगी। राजेश जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। खबिस को भले ही उसकी इच्छा के विरुद्ध मुक्त किया गया हो, लेकिन वो अपनी हवस से कभी मुक्त नहीं होता।